विल वी स्टार्ट द टॉपिक। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे नदियों के बारे में कि नदी किस तरीके से अपनी अपर्दन शक्तियों के माध्यम से निर्माण करती है जलप्रपातों का, विसर्पों का और संरचनात्मक सोपानों का, है ना। साथ ही साथ आपको इससे जुड़े हुए और भी कुछ तथ्य बताए थे, जैसे नदी वेदिका के बारे में, शायद आपको याद होगा, रिवर टेरेस के बारे में समझाए थे, है ना। तो इस तरीके से इससे जुड़े हुए जो भी संदर्भ थे उन पर हमने बात किया था। और आज हम लोग उसी के आगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है आप लोगों से, क्या स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की हमारी जो मुख्य हेडिंग है वो है स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। इसमें आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, जैसे चिनूक, जैसे फान, जैसे हरमट्टन, है ना, जैसे बोरा, जैसे खमसिन, इस तरीके से सिमूम, हबूब, ब्रिकफील्डर। तो जितना ज़रूरी पवनें हैं उनके बारे में आज हम लोग एक ही लेक्चर में और एक बहुत ही छोटे लेक्चर में सब कुछ कवर कर लेंगे। और आप देखेंगे आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं सब यहीं से कवर भी हो जाएंगे। तो बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। स्थानीय पवनें, इन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोकल पवनें होती है सिर्फ क्षोभ मंडल तक इनका प्रभाव रहता है। लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। क्या? क्षोभ मंडल। समस्त मौसमी घटनाएं, जैसे बादल की गरज है, जैसे पानी का बरसना है, आंधी तूफान का चलना है, ये सब क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। क्षोभ का मतलब ही क्या है? डिस्टर्बेंस जहाँ होता है उसी कहा जाता है क्षोभ या फिर विक्षोभ। तो क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं और उसी में स्थानीय पवनें भी उत्पन्न होती हैं और यहीं तक ही सीमित रहती हैं। इसके ऊपर इनका प्रभाव समताप मंडल या आयन मंडल में नहीं होता है। ये हवाएं तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर प्रेशर कुछ और है और एक दूसरे स्थान पर प्रेशर कुछ और है, तभी तो हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अभिसरित होंगी, कन्वर्ज होंगी। अगर सभी जगह पर प्रेशर एक जैसे रहेगा तो फिर हवाएं कैसे प्रसारित होंगी एक जगह से दूसरी जगह, है ना। खैर, अब कुछ पवनों के बारे में हम देखते हैं। जैसे एक है चिनूक, है ना, चिनूक नाम का अपना जहाज भी है एक। तो इधर हम बात करते हैं जो लड़ाकू विमान है, चिनूक के बारे में बात करते हैं। तो यह शब्द अमेरिका के रेड इंडियन जो आदिवासी हैं, इन आदिवासियों की भाषा से लिया गया है, यानी आदिवासियों की भाषा थी चिनूक। इसका सीधा सा सामान्य सा मतलब होता है हिमभक्षी, स्नो ईटर या आइस ईटर इसे कह सकते हैं। यानी कि जो चिनूक होती है इसके प्रभाव से क्या होता है, ये शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं। जब ये प्रसारित होती हैं, जब ये चलती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ जमी होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, वो क्या होती है, अपने आप हटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इन हवाओं ने उन बर्फ़ के टुकड़ों को खा लिया हो, इसीलिए इसको आइस ईटर या हिमभक्षी भी कहा जाता है। हिमभक्षण का मतलब क्या है? हिम को खाने वाला, बर्फ़ को खाने वाला। खैर, आगे समझते हैं। यह रॉकी पर्वत, यही एक लाइन ध्यान देना इसमें, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे दक्षिण में कोलोराडो के और उसके भी दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक शुष्क और गर्म हवा। इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है, ये ड्राई होती है, शुष्क और गर्म। दक्षिणी पश्चिमी जो पवन है उसी को कहा जाता है क्या, चिनूक। कैसी पवन है, इसकी प्रकृति क्या है, ये शुष्क है और कैसी है, गर्म पवन है। तो जब ये चलती है तो क्या करती है, जितना बर्फ वगैरह जमी रहती है रॉकी पर्वत के ढालों पर, उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर देती है। यानी घास, जो चारागाह होते हैं, वो फिर से दिखाई पड़ने लगते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी है ये चिनूक पवनी। इसमें लिखा है यह पशुपालन के लिए लाभदायक होता है, इसके आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम लोग एक और पवन के बारे में, स्थानीय पवन, जिसका नाम है फान। जैसे चिनूक चलती है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों पर, उसी तरीके से फान चलती है कहाँ पर, उत्तरी आल्प्स की घाटियों में। कैसी पवन है, गर्म है और कैसी है, अत्यधिक शुष्क है। जैसे यहाँ पर आपको समझाया हमने चिनूक के बारे में। ठीक है, तो एकदम वैसे ही ये भी पवन है, बस अंतर इतना है कि ये यूरोप में चलती है और साथ ही क्या करती है, ये भी अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो किस देश में है, स्विट्जरलैंड में होता है। बर्फ पिघल जाता है इस पवन के कारण, मौसम प्लीजेंट, सुहावना हो जाता है
और इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार की फसल पर? अंगूर पर पड़ता है। अंगूर की फसलें इसके प्रभाव से जल्दी पक जाती हैं। तो ये है फान की विशेषता। दोनों विशेषताएं एक ही जैसे हैं। ये भी पर्वतों के ढाल पर चल रही है, रॉकी के ढाल पर, और ये चल रही है आल्पस के ढाल पर। ये भी गर्म और शुष्क है, इधर ये भी गर्म और शुष्क है, तो दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझ लेते हैं इधर किसके बारे में? सिरोको के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आया है। किससे? सिरोको से। तो सिरोको समझेंगे सबसे मेन, और दूसरा हरमट्टन। इन्हीं दो जगहों से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान यहाँ गड़ाए रखिएगा अपना। ठीक है, सिरोको की क्या विशेषता है? मिस्र में इसको क्या कहा जाता है? तो मिस्र में इसको कहा जाता है खमसिन। लीबिया में क्या कहा जाता है? इसको गिबली, मिलान करने के लिए आया है। ट्यूनेशिया में इसे चिली कहा जाता है। तो कहने का मतलब अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, सिरोको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जब ये हवाएं उड़ती हैं, चलती हैं, तो जब उत्तरी सहारा में पहुंचती है तो अपने साथ रेत को भी उड़ा ले जाती हैं, और उसके बाद उत्तरी सहारा से ये पार करती हैं भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को, तो वहाँ से नमी प्राप्त करती हैं। और जैसे ही प्राप्त करती हैं तो पहला जो देश मिलता है वहाँ पर, वो मिलता है इटली। तो दक्षिणी इटली में क्या करती हैं? बारिश कराती हैं। और जब बारिश करती हैं तो होता क्या है? वही रेत के कण गिरने लगते हैं, तो एकदम सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगता है। इसीलिए इस सिरोको को खूनी वर्षा भी कहा जाता है, या रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिरोको को। और क्या विशेषता है इसकी? जैसे कृषि है, फसलें हैं, फल है, बाग है ना, इनके लिए विनाशकारी होती है, यानी कि ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, अरब के रेगिस्तान में इसी प्रकृति की चलने वाली हवा को, शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? सिमूम कहा जाता है। और सिमूम भी एकदम गर्म होती है, शुष्क होती है और तूफानी हवा होती है। और जब ये चलती है अरब के रेगिस्तान में तो वहाँ पर दृश्यता कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी तूफानी हवा है, रेत लेके अपने साथ जब उड़ती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये है विशेषता किसकी? सिमूम की। अब बात करते हैं हरमट्टन, डॉक्टर पवन, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो पवन है वो है हरमट्टन। समझिएगा इसको। पश्चिमी अफ्रीका में, मुख्यतः सहारा में गर्म, अति शुष्क, धूलयुक्त और कैसी प्रचंड हवा है ये, जो उत्तर पूर्वी पवनों को हरमट्टन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सहारा में गर्म, अति शुष्क, धूलयुक्त चलने वाली प्रचंड उत्तरी पूर्वी पवन को हरमट्टन कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, सहारा के क्षेत्र में चलती है, बहुत ही शुष्क होती है, गर्म हवा है, और उसके बाद यही हवा पहुंचती है कहाँ? अफ्रीका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, यानी गिनी नाम के देश पर। और वहाँ पर नमी युक्त हवा के कारण जानते हैं मौसम बहुत ख़राब रहता है। जब ये पवन वहाँ पहुँचती है तो जो नमी युक्त हवा होती है उसको सुखा देती है, जिससे मौसम क्या हो जाता है? स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, ठीक ठाक मौसम हो जाता है, सुहावना मौसम हो जाता है। इसीलिए इस पवन को क्या कहा जाता है? हरमट्टन कहा जाता है। जब तक ये पवन नहीं पहुँचती तब तक लोग मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत बीमारी से जूझ रहे होते हैं। जैसे होता है ना, कुछ पवनें बड़ी ही खतरनाक होती है, जैसे अपने यहाँ लू चलती है तो लोग बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं मई के महीने में, ऐसे कुछ ये पवनें होती हैं। तो हरमट्टन जब पहुँचती है गिनी नाम के देश में, गिनी के तट पर, तो होता क्या है? ये स्वास्थ्यवर्धक के रूप में काम करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या कह देते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें हमने लिखा नहीं है कहीं भी ये चीज़, इस लिखा है इसे, ये लिखा हुआ है, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको ब्रिक फील्डर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में इसी पवन को क्या कहा जाता है? ब्रिक फील्डर कहा जाता है। और अमेरिका में क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर कहा जाता है। और फारस की खाड़ी में इसको क्या कहते हैं? शामल कहते हैं। न्यूजीलैंड में इसको नार्वेस्टर कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, तब पूछा जाता है कि फारस की खाड़ी में इसको किस नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड में किस नाम से जानते हैं, अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, अमेरिका में ब्लैक रोलर, और फारस की खाड़ी में शामल कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर कहा जाता है। ये विशेषता है हरमट्टन की, और इसी को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। तो इतनी इसकी विशेषता होगी। आप समझ लेते हैं मिस्ट्रल के बारे में। यूरोप में चलती है, यानी फ्रांस के मध्य जो है मैसिव का जो पठार है वहाँ पर ये पवन चलती है। भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली ठंडी शुष्क उत्तरी हवाएं जो मुख्यतः
रून डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलती है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लायंस की खाड़ी में कौन सी पवनें चलती हैं, तो आप बताइएगा कि लायन की खाड़ी से संबंधित है मिस्ट्रल पवनें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इन हवाओं का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगती हैं। तो वायुयान जो जहाज़ें होती हैं उनको उड़ाने में भी दिक्कत होने लगती है, बहुत कठिनाई होने लगती है। किसकी वजह से? मिस्ट्रल की वजह से। इसलिए मिस्ट्रल अपने आप में सबसे अनोखा और अलग है। और एक हमने बताया आपको कि ये क्या है, ठंडी और शुष्क हवा है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जितना बताया थी इधर ये सब गर्म और शुष्क थी, ये ठंडी है और शुष्क है। शुष्क मतलब जिसमें नमी नहीं होता है उसको शुष्क कहा जाता है। आप समझिएगा, इधर बोरा के बारे में जान लेते हैं। एड्रियाटिक सागर की ओर प्रवाहित होने वाली जो अति शीतल शुष्क पवन होती है, अति शीतल का मतलब जो बहुत ही ठंडी पवनें होती हैं उनको अति शीतल कहा जाता है ना। शुष्क और अति शीतल पवन चलती है कहाँ? एड्रियाटिक सागर की ओर। तो इसको क्या कहा जाता है? बोरा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जानना है आपको विली विली। एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, नहीं यकीन आए आप चाहे पूर्वावलोकन उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम में अगर पवनों से प्रश्न आया होगा तो आप मिलाएंगे सब मिलेगा। इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और मैं पूरा क्रम से एक एक चीज़ को पढ़ाऊँगा। अभी इसमें जो है वायुमंडल के बारे में बताऊँगा, उसके बाद फिर आ जाऊँगा भारत के भूगोल पर। भारत को भूगोल जो है उसको और बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बाकायदा मैपिंग के साथ। देखिए इधर विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट कोस्टल रीजन के समीप उत्पन्न होने वाली जो उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानी हवा जो होती है इसी को विली विली कहा जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये गर्म पवन है और कहाँ उत्पन्न होती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बस यही इसमें याद रखना कि इसकी प्रकृति क्या है और चलती कहाँ है, ठीक। फिर है लू। लू के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, उत्तर भारत में चलती है क्या? लू। और इसकी वजह से लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जिसका तापमान कितना? 38 से 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 49 क्या 50 सेंटीग्रेड तक अब तो पहुंच जाता है ना। जो खेती बाड़ी में क्या करती है? नकारात्मक रूप से प्रभाव उत्पन्न करती है। और मानव के स्वास्थ्य पर भी क्या करती है? ये नकारात्मक रूप से प्रभाव उत्पन्न करती है। लोग बड़ी तेज़ी से बीमार होते हैं, लोग मरने लगते हैं इसकी वजह से, है ना। और कब उत्पन्न होती है? तो भारत में मई के अंतिम सप्ताह में और जून के अंतिम सप्ताह में इसका प्रभाव भयानक तरीके से दिखता है। किसका? लू पवन की बात कर रहा हूँ। फिर है पुर्गा। पुर्गा पवन समझिएगा, ये भी एग्जाम में आया है। टुंड्रा प्रदेश के अलास्का व साइबेरिया और यूएस यानी कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में जो है इसका प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। हिम झंझावत युक्त या बर्फीले तूफान जो प्रायः उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं पुर्गा कहलाती है। बहुत ही भयानक तरीके से चलती है ये। कैसी पवन है? तो आप बताएंगे टुंड्रा प्रदेश में चल रही, तो जाहिर सी बात है कि ये ठंडी पवन होगी, बर्फीली पवन है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं ब्लिजार्ड या ब्लिजर्ड, दोनों नाम। ये बर्फ के टुकड़ों से युक्त ध्रुवीय पवनें होती हैं, यानी कि ये पवन जब चलती है तो अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को उड़ा करके ले जाती है ना। इनका प्रवाह क्षेत्र साइबेरिया है, और कहाँ है? कनाडा है, और कहाँ है? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हिमकणों से युक्त होने के कारण क्या होता है कि इनकी भी विजिबिलिटी जो है, दृश्यता जो है नष्ट हो जाती है, यानी कि तूफान के उस पार क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो पुर्गा और ब्लिजार्ड में अंतर ये है कि ये जो है मुख्य तौर पर अलास्का और साइबेरिया क्षेत्र में चलती है, और ब्लिजार्ड जो है ये कहाँ चलती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। कहाँ? तो आप बताएंगे साइबेरिया, कनाडा और यूएस। इसमें यूएस नहीं है, थोड़ा बहुत चलता होगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभाव उत्पन्न होता है ब्लिजार्ड का। तो जितनी प्रमुख पवनें हैं उनको हमने बता दिया, लेकिन कुछ एक दो नाम और हैं उनको भी जान लीजिए। जैसे हबूब उत्तरी सूडान में चलती है। सांता आना कैलिफोर्निया, ये जरूरी है। सांता आना कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया में, है ना, यानी अमेरिका में। ये भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, खेती बाड़ी पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। मिट्टी एकदम सूख जाती है, जंगलों में भयानक आग लग जाती है, शुष्क और गर्म पवन होती है। लेवेंटर स्पेन में चलती है, ठीक है ना, यानी कि यूरोप में चलती है। और द टेरल पेरू और चिली में चलती है। और नेवाडोस इक्वेडोर में चलती है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और 22 चलती है फ्रांस में।
इन सभी में से जो ज़रूरी है वो ये हबूब ज़रूरी है और सांताना ज़रूरी है, ठीक है। इधर बाकी सब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इधर के जितना आपको बताए हैं ये सब ज़रूरी है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे अपना, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आज कवर किए हैं। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।